नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय कुमार एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल CGGK विद DK में सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम लोग छत्तीसगढ़ का सीरीज चला रहे थे, जिसमें का आप लोगों का हम लोग छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ किए थे, जिसमें का आप लोग का हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग का कलचुरी वंश खत्म हो चुका है। कलचुरी वंश के बाद आज आप लोग का उसके बाद आने वाले फड़ी नागवंश के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बातें बता देना चाहता हूं दोस्तों। एक बहुत ही सुंदर बात कही थी हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी ने। क्या कहा था, उम्र हमें थका नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती। उम्र हमें थका नहीं सकती, ठोकरें हमें गिरा नहीं सकती। यदि हमें मेहनत करने की और संघर्ष करने की हिम्मत है तो हार भी हमें हरा नहीं सकती। तो यही आप लोग भी विश्वास और जुनून के साथ अपने पढ़ाई लिखाई को अच्छे से आगे बढ़ाइए दोस्तों। आज इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज शुरुआत करते हैं आप लोग का कलचुरी वंश के बाद छत्तीसगढ़ का आप लोग का मध्यकालीन इतिहास के अगला राजवंश फड़ी नागवंश। तो याद रखना आप लोग फड़ी नागवंश, ठीक है दोस्तों। क्या याद रखोगे? फड़ी नागवंश याद रखना, फड़ी नागवंश। देखिए दोस्तों, जो फड़ी नागवंश है, ये फड़ी नागवंश हमारे कवर्धा क्षेत्र में शासन कर रहे थे, ठीक है। इसके समकालीन आप लोग का कलचुरी भी समकालीन था। आप लोग का कलचुरी के साथ आप लोग का देखा जाए तो फड़ी नागवंश, छिंदक नागवंश, ये सभी एक ही समकालीन था। कहा जाता है कि जो नागवंश है वो छिंदक नागवंश और आप लोग का फड़ी नागवंश में विभाजित था। क्लियर है? तो फड़ी नागवंश का क्षेत्र देखा जाता है, लोग कवर्धा क्षेत्र में क्या करते थे? कवर्धा क्षेत्र में निवास करते थे, शासन करते थे। इनका समय काल देखा जाए तो 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी, ठीक है दोस्तों, 11वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य लोग शासन करते थे। याद रखें, 1100 से 1400, अर्थात लगभग कितने वर्ष शासन किए हैं लोग? लगभग 400 वर्ष क्या किए हैं? शासन किए। ये याद रखना है। क्लियर है? 400 वर्ष से लोग क्या किए हैं? शासन किए हैं, ठीक है ना। अगर देखा जाए फड़ी नागवंश के बारे में देखा जाए तो इनको कैसे पहचाना जाता है, ये क्यों प्रसिद्ध है हमारे फड़ी नागवंश? फड़ी नागवंश इसलिए प्रसिद्ध है दोस्तों क्योंकि ये लोग स्थापत्य कला के लिए जाने जाते थे। स्थापत्य कला से इन लोग की पहचान होती थी। कि सभी जानते हो कि हमारे कवर्धा में आप लोग का भोरम देव मंदिर स्थित है। तो भोरम देव मंदिर हमारे फड़ी नागवंश के राजा गोपाल देव ने बनाया था, जो कि नागर शैली चंदेल वंश के जो लोग खजुराहो, अर्थात आप लोग का MP में खजुराहो बनाया था ना, उसी के अपभ्रंश के रूप में यहाँ भी बनाया गया है, ठीक है। तो सेम टू सेम उसी की तरह दिखता है, मध्य प्रदेश खजुराहो की तरह हमारा छत्तीसगढ़ का भोरम देव वहाँ के भोरम देव की तरह, इसीलिए उसका तुलना करके हमारे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा गया है भोरम देव मंदिर को, ठीक है दोस्तों। इसीलिए उसकी स्थापत्य कला के रूप में जाने जाते हैं। तो याद रखना है, ये लोग इसके पहचान देखा जाए, पहचान अगर इनको पहचाना जाता है तो इनकी स्थापत्य कला के लिए जाना जाता है। इसके लिए स्थापत्य के लिए, स्थापत्य कला, ठीक है, स्थापत्य कला के लिए पहचाना जाता है, जो कि बहुत ही सुंदर ढंग से नागर शैली में बनाया गया है दोस्तों भोरम देव मंदिर को, ठीक है। जो भोरम देव मंदिर को बनाया गया है, ठीक है। भोरम देव आदिवासी देवता था, जो कि आदिवासी लोग इसको क्या मानते थे कि ये शिव जी के रूप है, ठीक है। तो स्थापत्य कला में निपुण थे लोग और पहचाना जाता था, प्रसिद्ध थे। इसीलिए कवर्धा के हमारे फड़ी नागवंश को क्या कहा जाता है, जो इसको द्वारा बनाया गया, तो कवर्धा को हमारा याद रखना तीर्थ स्थल कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तीर्थ कला वाला स्थल, तीर्थ कला वाला स्थल कहा जाता है आप लोग कवर्धा को। किसके कारण? आप लोग के भोरम देव मंदिर के कारण। क्लियर है दोस्तों? याद रखना, इस हमारे काल में फड़ी नागवंश के शासक जो काल कर, जो फड़ी नागवंश का जो काल है, जो समय है 11 से 14वीं शताब्दी, इस मध्य में आप लोगों का हमारे एक व्यक्ति आता है गोपाल देव के बाद, रामचंद्र देव। उसने एक मड़वा महल बनाया था। क्या बनाया था? मड़वा महल। मड़वा महल जो कि हमारे कलचुरी के राजकुमारी अंबिका देव को शादी करने के लिए मड़वा महल। ये मड़वा महल जो अभिलेख, उसी मड़वा महल में जो शिलालेख मिलती है, याद रखना, मड़वा महल शिलालेख। इस मड़वा महल शिलालेख में आप लोग का, इस मड़वा महल शिलालेख में पूरा 24 से भी ज़्यादा, 24 कहना चाहिए, 24 शासकों
24 जो शासक थे फड़ी नागवंश के शासक, उससे भी ज़्यादा लोगों का पता चलता है। ठीक है, तो मुख्य रूप से 24 लोगों को पता चलता है। कौन से शिलालेख में? मड़वा महल अभिलेख में, अर्थात मड़वा महल शिलालेख में पता चलता है। आज भी देखा जाए तो मड़वा महल शिलालेख अभी आप लोगों का ये हमारे महंत गुरु घासीदास रायपुर में संग्रहित करके रखा गया है। क्लियर है दोस्तों, ये बातें याद रखनी है। और आगे बात बताऊँ मैं, तो जो हमारा मड़वा महल शिलालेख में बताया गया है 24 शासकों के बारे में, जो कि तो 24 शासकों को हमें नहीं जानना है, हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है मैं उसको आप लोग को बताऊंगा। तो 24 में से मुख्य रूप से आप लोग को 4 लोगों के बारे में जानना है। अहिराज, गोपाल देव, उसके बाद याद रखना रामचंद्र देव, फिर मोनिंग देव। ठीक है, कहा जाता है कि जो ये 24 शासकों का नाम बताया गया है, इसमें पहला शासक आप लोग को अहिराज को बताया गया था, अहिराज को। दूसरा आपको देखा जाए तो चौथा के रूप में, चौथा आप लोग को गोपाल देव को बताया गया था। ठीक है, चौथा गोपाल देव। और आप लोग का 24वां कहा जाए तो आप लोग का हमारा रामचंद्र देव को बताया गया था, रामचंद्र देव। ठीक है, 24वां। किसी किसी में 24 जो चौथा है उसको छठवां लिखा जाता है, याद रखना। जो गोपाल देव को तो याद रखना आप लोग, चौथा याद रखना। देखिए दोस्तों, है ना, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, तो याद रखना आप लोग, क्या जो 24, एक बार फिर से बता रहा हूँ, जो 24 लोग से भी ज़्यादा लोगों ने क्या किया है, शासन के हमारे कहाँ भाई, फड़ी नागवंश में, फड़ी नागवंश। तो याद रखना फड़ी नागवंश में कितने लोगों का पता चला है, कितने लोगों ने शासन किया, तो 24 से भी ज़्यादा। तो 24 से भी ज़्यादा किस में पता चला है बात, तो याद रखना मड़वा महल के शिलालेख में, अभिलेख बोल सकते, मड़वा महल शिलालेख, मड़वा महल शिलालेख में ये बातें पता चली, शिलालेख। ठीक है, जिसमें याद रखना आप लोग, शिलालेख है ना, तो शिलालेख याद रखना, जिसमें का पहला किसको बताया गया है, पहला भी शासक आप लोग को अहिराज को बताया गया है, अहिराज को। और आप लोग का छठवां के रूप में, छठवें के रूप में आप लोग को बताया गया गोपाल देव, गोपाल देव। और आप लोग का अंतिम जैसे कहा जाए इसमें का 24वें के रूप में, तो 24वें के रूप में आप लोग को बताया गया गोपाल देव के बाद रामचंद्र देव। ठीक है, लास्ट टाइम मैं सभी का नाम बता दूंगा, रामचंद्र देव। ठीक है, तो इन सभी का नाम बताया गया था। और अंतिम शासक, इन सभी के बाद अंतिम शासक मोनिंग देव आए थे। क्लियर है, तो मड़वा महल शिलालेख में सही बातें पता चलती हैं। ठीक है दोस्तों, तो याद रखना आप लोग, देखो तो क्या याद रखना है, ये हमारे फड़ी नागवंश के बारे में इतना याद रखना है। तो फड़ी नागवंश के बारे में देखते हैं कि अब हमारा जो 24 शासकों के बारे में बताया, तो 24 शासकों को हमें नहीं पढ़ना है, मुख्य रूप से 4 शासकों को पढ़ना है, जो क्रम से हमें पढ़ना है। तो क्रम से जानना है, उसका नाम याद करना है। देखो, तो जो पता चले 24 लोगों में से याद रखना, पहला हमें एक ट्रिक बता रहा हूँ फड़ी नागवंशों का, फड़ी नागवंश। ठीक है, फड़ी नागवंशों, इंपॉर्टेंट फड़ी नागवंश। क्रम से देखो, क्रम जानना है, मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट याद रखना, प्रमुख के लिखेंगे हम, इंपॉर्टेंट केवल जो इंपॉर्टेंट हमारे लिए उसी को देखेंगे। तो याद रखने ट्रिक बता रहा हूँ, AGRM, AGRM याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, ए से याद रखना है आप लोग को अहिराज, अहिराज याद रखना है। अहिराज को हमारे फड़ी नागवंश से क्या माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। जी से याद रखना है गोपाल देव, इसी ने आप लोग का भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था 1089 में ईस्वी में। आर से याद रखना है रामचंद्र देव, इसी रामचंद्र देव ने अपने शादी विवाह के लिए मड़वा महल बनाया था, रामचंद्र देव 1349 ईस्वी में। एम से याद रखना है अंतिम शासक मोनिंग देव, मोनिंग देव। क्लियर है दोस्तों, इसमें वो जो आप लोग का लेख, जो शिलालेख जो बातें लिखी है जो हमारे मड़वा महल में, तो मड़वा महल में जो शिलालेख मिले उसमें क्या बताया मैं, अहिराज को पहला बताया है, गोपाल देव को छठवां बताया है, रामचंद्र देव को 24वां बताया है, और मोनिंग देव को अंतिम बताया है। क्लियर है दोस्तों, इस प्रकार से याद रखना है। तो देखो हम लोग समझते चलते हैं अहिराज, अहिराज के बारे में ज़्यादा फैक्ट नहीं याद रखना है दोस्तों। अहिराज को क्या करना है, फड़ी नागवंश के क्या याद रखना, फड़ी नागवंशों का संस्थापक। ठीक है,
कौन है संस्थापक, कौन है माना जाता है आप लोग का, याद रखना, फाउंडर ऑफ फड़ी नागवंश का अहिराज। ठीक है, तो संस्थापक है जो कि मड़वा महल में इसका पता चलता है। मड़वा महल शिलालेख, मड़वा महल शिलालेख, मड़वा महल शिलालेख में बातें पता चलती है कि ये कौन है भाई, हमारा फाउंडर है, संस्थापक है आप लोग का फड़ी नागवंश। क्लियर है, बातें याद रहेगा। तो अहिराज के बारे में इतना याद रखना है। अहिराज के बाद देखते हैं हम लोग अब गोपाल देव के बारे में देखते हैं। गोपाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है दोस्तों, गोपाल देव के बारे में याद रखना है। देखो गोपाल देव के बारे में, गोपाल देव, तो गोपाल देव के बारे में क्या याद रखना है, देखो दोस्तों, गोपाल देव के बारे में याद रखना है, सबसे पहले गोपाल देव ने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, गोपाल देव है ना, भोरम देव में अर्थात कवर्धा। ठीक है, तो 1089 ईस्वी है ना, 1089 ईस्वी याद रखना है। 1089 ईस्वी में गोपाल देव ने, ठीक है, भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया। याद रहेगा, भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो निर्माण तो करवा दिया, तो कहाँ पर, तो याद रखना कवर्धा के पास एक छपरी के पास कौन सा ग्राम, चौरा ग्राम में आप लोगों का इस भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो निर्माण करवाया गया तो कौन से शैली में बना है करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, ये आप लोग का चंदेल राजवंश, जानते हो हमारे भारत में चंदेल राजवंशों ने हमारे 9वीं 10वीं शताब्दी में आप लोग का मध्य प्रदेश के खजुराहो भोरम देव मंदिर बनवाया है। ठीक है, तो उसी के सेम अपभ्रंश बना है ये। तो चंदेल अर्थात चंदेल याद रखना आप लोग, नागर शैली में निर्मित है भाई ये आप लोग का भोरम देव मंदिर। ठीक है, एक और शिलालेख मिलता है रामचंद्र देव के समय, याद रखना कौन सा शिलालेख मिलता है, देखो एक और शिलालेख मिलता है आप लोग का छपरी, जो छपरी है ना, ये छपरी शिलालेख से बातें पता चलती है कि ये छपरी शिलालेख से क्या पता चलती है कि जो गोपाल देव ने भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया है, इसने नहीं करवाया है, बल्कि इसी के समकालीन में एक व्यक्ति था, कौन, लक्ष्मण सिंह, तो लक्ष्मण देव याद रखना, किसी में लक्ष्मी देव लिखा रहा है, लक्ष्मण देव ने बनाया है कहा जाता है। तो यहाँ पर आप संशय वाली बात आ गई, तो आप लोग को बता रहा हूँ ये वास्तविक रूप से लक्ष्मण देव ने ही बनवाया था, ऐसा माना जाता है। लेकिन एग्जाम में आप लोग का पूछेगा भोरम देव मंदिर का निर्माण किसने करवाया, ऑप्शन में गोपाल देव भी रहेगा और लक्ष्मण देव भी, तो आंसर लेना है लक्ष्मण देव। लक्ष्मण देव नहीं रहने पर आपका आंसर लेना है आप लोग को गोपाल देव। समझ आ रहा है, ये बात याद रखना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इस बातें को याद रखना ये। ठीक है, अब देखो ये जो गोपाल देव जो भोरम देव मंदिर बनवाया है, तो जो भोरम देव मंदिर बनवाया है याद रखना, ये भोरम देव कौन था, तो भोरम देव जो था आदिवासियों का क्या था, ये आदिवासियों का देवता था। भोरम देव आदिवासियों का देवता था दोस्तों, आदिवासियों का देवता याद रखना, इसका आदिवासियों का देवता था कौन, भोरम देव, जो कि भोरम देव को वो लोग क्या मानते थे, वो लोग शिव जी के अवतार मानते थे, अर्थात शिव जी के रूप मानते थे। ठीक है, भोरम देव किसके रूप मानते थे, शिव जी के, शिव भगवान के, शिव शंकर क्या मानते थे, अवतार मानते थे, उनके स्वरूप मानते थे। इसीलिए इस गोपाल जो भोरम देव है इसको क्या कहा जाता है, शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो जो भोरम देव है कौन सा मंदिर है भाई, रियल में शिव मंदिर है, याद रखना कौन से मंदिर है, शिव मंदिर। तो भोरम देव कौन सा मंदिर, शिव मंदिर, जो कि आदिवासियों के लिए समर्पित है, तो आदिवासियों के लिए समर्पित मंदिर है, आदिवासी याद रखना। ठीक है दोस्तों, आदिवासियों के लिए यहाँ पर भाई भाइयों का मतलब भाई बहनों का जाना वर्जित रहता है। ठीक है, क्योंकि उसमें अलग प्रकार की कलाकृतियाँ हैं दोस्तों, याद रखना है आदिवासियों का। और जो हमारा मध्य प्रदेश में चंदेल वंश ने बनाया था आप लोग का भोरम देव का मंदिर जो खजुराहो में, उसी से तुलना करते हुए इसे क्या कहा गया है, छत्तीसगढ़ के खजुराहो कहा गया है भोरम देव को। छत्तीसगढ़ का खजुराहो, छत्तीसगढ़ खजुराहो किसे कहते हैं, तो छत्तीसगढ़ खजुराहो आप लोग का भोरम देव मंदिर को कहते हैं, कवर्धा में है स्थित। ठीक है,
इसी ऐसे कहा जाता है। तो इस भोराम देव मंदिर की खोज किसने किया था करके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। तो याद रखना इसका खोज जो है दोस्तों याद रखना ए कनिंघम। तो ए कनिंघम कौन है, हमारे आप लोग भारत देश के मतलब भारतीय इतिहास से पढ़े होंगे। ए कनिंघम हमारा पुरातत्ववेत्ता होता है, ठीक है, ए अलेक्जेंडर कनिंघम। तो याद रखना हमारे भारतीय इतिहास के पुरातत्ववेत्ता याद रखना। क्लियर है दोस्तों, कौन, ए कनिंघम को। इस प्रकार से आप लोग को पूरा हमें किसके बारे में याद रखना है, गोपाल देव के शासन के समय में सभी सारी बातें याद रखनी है दोस्तों, ठीक है। गोपाल देव के बाद जाते हैं हम लोग अगला शासक के बारे में देखते हैं। अहिराज को जान लिया, अहिराज हमारा यहाँ का संस्थापक हो गया। अहिराज के बाद क्या देख लेते हैं हम लोग, गोपाल देव देख लिए। गोपाल देव के बाद याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट आप लोग का अगला शासक गोपाल देव के बाद कौन था भाई, रामचंद्र देव याद रखना है, रामचंद्र देव। क्लियर है, तो रामचंद्र देव याद रखना आप लोग, रामचंद्र देव। देखो रामचंद्र देव याद रखना, सबसे पहला फैक्ट रामचंद्र देव ने पहला फैक्ट याद रखना है, कलचुरी शासिका कलचुरी के राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह के लिए विवाह किया था, ऐसा माना जाता है। रामचंद्र देव ने विवाह किससे किया था भाई, विवाह। तो याद रखना हमारे कलचुरी वंश के राजकुमारी याद रखना आप लोग, कौन, अंबिका देवी याद रखना, अंबिका देवी, ठीक है। अंबिका देवी कहा जाता है इसी बार इसने विवाह किया था। किस पर किया था विवाह आप लोगों का, याद रखना मड़वा महल। इन्हीं के शादी के लिए क्या रामचंद्र देव ने इन लोगों की शादी के लिए, स्वयं की शादी के लिए क्या बनाया था, मड़वा महल बनाया था, ठीक है दोस्तों, मड़वा महल। तो मड़वा महल में, ठीक है, देखो इसका डेट भी हो जाता है, इसको मड़वा महल को और अच्छे से सजा दिया जाता है इनके याद में, इसके याद में, अंबिका देवी के याद में, ठीक है, रामचंद्र देव। तो याद रखना मड़वा महल का निर्माण किसने करवाया, रामचंद्र देव ने। तो कब करवाया ये याद रखना, तो 1349 ईस्वी याद रखना है, ठीक है दोस्तों, 1349 वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना। तो 1349 ईस्वी में किसका निर्माण हुआ है आप लोग का, मड़वा महल का। इसी मड़वा महल में क्या बातें लिखी हुई है, 24 से भी ज़्यादा, मड़वा महल में साक्ष्य में शिलालेख में लिखा गया 24 से भी ज़्यादा शासकों ने, फड़ी नागवंश शासकों ने छत्तीसगढ़ में कवर्धा क्षेत्र में शासन किया था, ऐसा कहा जाता है, माना जाता है, ठीक है। इसके बाद याद रखना जो मड़वा महल के मड़वा महल के प्रांगण में, ठीक है, मड़वा महल के प्रांगण में याद रखना आप लोगों को, प्रांगण मतलब होता है कैंपस मतलब उसके चौराहे तरफ जी, उसके एरिया में। तो कैंपस प्रांगण में किसके, मड़वा महल के प्रांगण में छेरकी महल का भी क्या का निर्माण करवाया था, महल करवाया था, छेरकी महल निर्माण करवाया था, छेरकी महल का निर्माण, ठीक है। तो छेरकी महल और आप लोग का मड़वा महल का निर्माण कौन से राजा ने करवाया, तो याद रखना फड़ी नागवंशी राजा आप लोग का रामचंद्र देव ने, ठीक है। आप लोग का छेरकी महल और मड़वा महल, इस मड़वा महल में आप लोग का एक दरवाजा बना था भाई, गेट बना था, ठीक है। तो गेट याद रखना, जो उसमें गेट बना था मड़वा महल में, तो मड़वा महल में गेट का नाम था आप लोग का हाथी गेट या हाथी दरवाजा, ठीक है। क्योंकि जब भी उनके मड़वा महल में शादी विवाह होगा तो आएंगे राजा, दूसरे डायनेस्टी लोग, दूसरे शासक लोग आएंगे, तो उसमें का उसी गेट से होकर गुजरेगा, इसलिए हाथी घोड़ा सभी में आते हैं जो राजा लोग, इसीलिए वही से गुजरेंगे करके हाथी गेट बनवाए थे। याद रखना इतनी बातें आप लोग किसके बारे में याद रखना है, रामचंद्र देव के बारे में याद रखना है। क्लियर है दोस्तों, रामचंद्र देव के बारे में। अब देखते हैं रामचंद्र के बाद अंतिम शासक आप लोगों का हम लोग देख देते हैं मोनिंग राज या मोनिंग देव के बारे में याद रखना दोस्तों। ये मोनिंग देव जो है आप लोगों का अंतिम शासक, ठीक है। तो मोनिंग देव कौन है, अंतिम शासक, फड़ी नागवंश के अंतिम शासक के रूप में याद रखना। मोनिंग देव अंतिम शासक, इसके फड़ी नागवंश के अंतिम शासक, याद रहेगा। इसके बाद याद रखना है आप लोग को, ये मोनिंग देव जो है इसको किसके समकालीन माना जाता है, ये किसका आधिपत्य स्वीकार करते थे, देखो। तो ये याद रखना हमारे रायपुर कलचुरी के शासक है एक, जिसके नाम पर उसके पिता ने शहर बसाया था, रायपुर शहर, ब्रह्मदेव याद रखना, ब्रह्मदेव के नाम पर शहर बसाया था, क्या शहर, रायपुर शहर। किसने, इसके पिता रामचंद्र देव, याद आ रहा है।
ठीक है। ये ब्रह्मदेव के समकालीन था और ब्रह्मदेव ने इसको पराजित किया था तो मोनिंग देव इसके आधिपत्य में आया था, इसके अधीनता स्वीकार किया था। ठीक है, इसके अधीनता स्वीकार किया था, याद रखना अधीनता, इसके अधीनता अपनाया था ब्रह्मदेव के। कौन? मोनिंग देव ने। ब्रह्मदेव याद आ रहा है, राम जिसने वो बूढ़ा तालाब और क्या बोलते हैं जी उसके, बूढ़ा तालाब के पास दुधारी मठ है ना, दुधारी मठ मंदिर बनवाए थे, दुधारी मंदिर। ठीक है, जिसका जीर्णोद्धार आप लोग का हमारे भोसले शासक बिंबाजी भोसले ने करवाए थे, ये बात याद, दुधारी मठ याद रखना। ठीक है, ब्रह्मदेव ने बनवाया था। ये सभी फैक्ट याद रखना है मोनिंग देव के बारे में। इस प्रकार आप लोगों का क्या हो जाता है दोस्तों, हमारा फड़ी नागवंश समाप्त हो जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट आप लोग को मैं बताता हूँ, मतलब रिवाइज करा देता हूँ। चलो रिवाइज करा देता हूँ, अच्छे समझते चलना। चलो सबसे पहले देखते हैं हमारा फड़ी नागवंश। फड़ी नागवंश के बारे में क्या देखते हैं दोस्तों, फड़ी नागवंश के बारे में देखते हैं। तो फड़ी नागवंश का जो क्षेत्र था, कहाँ क्षेत्र में वो लोग शासन करते थे? कवर्धा क्षेत्र में। कब से कब तक? 11वीं से 14वीं शताब्दी तक। याद रखना, पहचान इसका कैसे पता चलता है? इनके स्थापत्य कला के लिए पहचाना जाता है, प्रसिद्ध है। ठीक है, जो कि भोरम देव मंदिर बनवाया गया है। ठीक है, ये विभिन्न कला से बनाया गया है, इसलिए इसे तीर्थ कला के स्थल भी कहा जाता है भोरम देव को। कवर्धा क्षेत्र। मड़वा महल याद रखना, रामचंद्र देव ने जो बनवाया था, इसका शिलालेख में जो लिखी है, इसमें पहला व्यक्ति अहिराज के बारे में पता चलता है और छठवां व्यक्ति लिख लेना। ठीक है, छठवां व्यक्ति गोपाल देव के बारे में पता चलता है। और इधर याद रखना आप लोग 24वें के रूप में आप लोग का किसको माना जाता है? रामचंद्र देव को माना जाता है। और अंतिम आप लोग का मोनिंग देव को माना जाता है। इसमें लिखी हुई बातें हैं। अगर और देखें आगे हम लोग देखें और इसके बाद तो देखो क्या है, फड़ी नागवंश से कवर्धा के फड़ी नागवंश जो है हमारे कलचुरियों का अधीनता स्वीकार करते थे। ठीक है, याद रखना दोस्तों, किसके अधीनता स्वीकार करते थे? कलचुरियों का अधीनता स्वीकार करते थे। ये प्रसिद्ध है ना, इन वंशों को इनके स्थापत्य कला के लिए पहचाना जाता था, बता दिया। ठीक है, इसके बाद अधीनता के प्रमाण किससे पता चलता है? तो जो उसने कलचुरियों का जो अधीनता स्वीकार करते थे, तो ये बात किससे पता चलती? तो याद रखना, फड़ी नागवंश के राजा कलचुरी के संवत कैलेंडर को मानते थे लोग, कैलेंडर को, जो कैलेंडर आप लोग का जो संवत चलता था ना, कलचुरी लोग मानते थे, उसी को मानते हैं। ठीक है, इसी बात में पता चलता है, इसी का प्रयोग करते थे लोग। इसके बाद देखा जाए आगे, तो आगे को और बता देता हूँ। मोनिंग देव है, तो हो गया। देखो फिर हमारा निर्माण देखो गोपाल देव के बारे में। मड़वा महल का शिलालेख जो है, इसमें पूरी फड़ी नागवंशी के बारे में पता चलती है, बताया हूँ। ठीक है, मड़वा महल का अभिलेख जो है कहाँ है? अभी तभी महंत घासीदास में संग्रहित है। ठीक है, इस शिलालेख के अनुसार कहा जाता है 24 फड़ी नागवंश के बारे में बताया गया है, जिनमें प्रमुख 4 शासक थे, अहिराज, गोपाल देव और रामचंद्र देव और मोनिंग देव। क्लियर है दोस्तों, याद रखना। इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद गोपाल देव के बारे में बताया। गोपाल देव भोरम देव का निर्माण करवाया था कब? 1089 ईस्वी में, 11वीं सदी समझ लो। ठीक है, कवर्धा के छपरी के ग्राम के पास, जौरा ग्राम के पास भोरम देव एक आदिवासी देवता है। ठीक है, आदिवासियों का देवता है, इसे शिव का प्रतीक माना जाता है। ठीक है, चंदेल नारायण शैली, जो कि चंदेल या नागर शैली में निर्मित है, किया गया है इसको। ठीक है, इसके बाद देखा जाए इसका खोजकर्ता कौन बताया? एक निगम को बता दिया, जो कि हिस्ट्री के हमारा पूरा दाता है, मतलब भारतीय इतिहास के। ठीक है दोस्तों, ये सब बातें बता चुका हूँ मैं। आगे देखो आप लोगों को छत्तीसगढ़ जो कला तीर्थ भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ कला तीर्थ कहा जाता है, बता दिया हूँ। ठीक है, कवर्धा छपरी से एक साक्ष्य प्राप्त हुआ है, जिसमें आपका भोरम देव मंदिर के निर्माण का पता चलता है। ठीक है, याद हो इतना। इसके बाद था गोपाल देव के समय का एक व्यक्ति था, कौन? लक्ष्मण देव ने बनवाया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, फिर गोपाल देव के बारे में देखेंगे, तो गोपाल देव के समय एक पृथ्वी देव और जाजल देव। ठीक है, तो पृथ्वी देव और जाजल देव के समकालीन माना जाता था, किसको? गोपाल देव को। तो ये पृथ्वी देव और जाजल देव कौन से वंश के थे? हमारे कलचुरी वंश के थे। ठीक है, तो याद रखना, कलचुरी वंश के किसके समकालीन थे? पृथ्वी देव प्रथम और आपका जाजल देव प्रथम के समकालीन थे। क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आगे देखें हम लोग, तो आगे देख लो, आप रामचंद्र देव के बारे में बता दिया। रामचंद्र देव ने 1349 ईस्वी में क्या बनाया था? मड़वा महल बनाया था। इसमें 16 स्तंभ थे दोस्तों, 16 स्तंभ याद रखना। कितने स्तंभ? 16। खंभा गढ़ ऐसे थोड़ा पिलर 16 पिलर्स। ठीक है, याद रखना, इसी मड़वा महल में है ना। फिर इसके प्रांगण में क्या बनाया गया है? शेरकी महल बनवाया गया है। फिर विवाह की गया था किससे की? अंबिका देवी से, कलचुरी शासिका। इसी के याद में उसने चौरा ग्राम में है ना, और मतलब उसको अच्छे से बनवा दिया। इसके बाद याद रखना, देखो फिर आप लोग का कवर्धा महल का डिजाइन किसने दिया करके पूछा जाता है? तो कवर्धा महल का डिजाइन आप लोग का याद रखा, धर्मराज ने दिया था। ठीक है, फड़ी नागवंश के बूढ़ा राजा था।
ठीक है। मोहिनीदेव अंतिम शासक के रूप में बता दिया। तो रायपुर कलचुरी शासक के ब्रह्मदेव की अधीनता अपनाई थी, ये बता दिया ना। इतना फैक्ट हमें किसके बारे में जानना है, फड़ी नागवंशों के बारे में। ये सभी फैक्ट, इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा दोस्तों आप लोग के इसमें फड़ी नागवंश के बारे में। 1% और आ सकता है अगर देखा जाए तो फड़ी नागवंश में, और पूरा 24 लोगों का। तो इस प्रकार से मैं इसके बाद 24 से लोग शासकों का मैं नाम डाल दे रहा, तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो अभी देख लेना आप लोग 24 शासकों का नाम, 24 शासकों का नाम देख लो, डाल दिया हूँ, देख लेना और लिख लेना, उसको पढ़ लेना, एक बार याद कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलो तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।